संज्ञान एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है, एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसमें प्रत्यास्मरण, प्रत्याभिज्ञान, स्मरण, तर्क, चिंतन, कल्पना, परिकल्पना, प्रत्यक्षण, समस्या समाधान योग्यता, समाधान योग्यता। तो ये क्या है? ये एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसमें प्रत्यक्षण, प्रत्यास्मरण, प्रत्याज्ञान, प्रत्यास्मरण, तर्क, चिंतन, कल्पना, परिकल्पना, प्रत्यक्षण, समस्या समाधान आदि योग्यताएं सम्मिलित रहती हैं, जिनकी सहायता से बालक संवेदी सूचनाओं से प्राप्त ज्ञान, संवेदी सूचनाओं यानी अपने लिए आपको समझ लीजिए ज्ञानेंद्रियों की सहायता से संवेदी सूचनाओं से प्राप्त ज्ञान का विभिन्न परिस्थितियों में क्या करता है? पुनर्लाभ, संग्रहण, विस्तारण, रूपांतरण। यानी ये अगर आपके अंदर ये वाला अगर माला नहीं है, अर्थात यानी आपके अंदर मानसिक नहीं है, तो आप जो भी ज्ञानेंद्रियां हमारी 5 प्रकार की होती हैं, जैसे आँख है, जैसे आपकी त्वचा है, नाक है, आँख है, ये ज्ञानेंद्रियां हैं। तो अगर मान लो कोई चीज़ आप देखते हो, अगर ये नहीं है, मान लो स्मरण करने की क्षमता नहीं है, मान लो मैंने यहाँ पर आपको कोई ज्ञान दिया और उस ज्ञान को क्या करते हो आप जाके परीक्षा हॉल में जाके नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो भी ज्ञान आपको मिलेगा, अगर ये नहीं है, प्रत्यास्मरण करने की क्षमता नहीं है, प्रत्याभिज्ञान करने की क्षमता नहीं है, स्मरण करने की क्षमता नहीं है, तर्क करने की क्षमता नहीं है, चिंतन करने की क्षमता नहीं है, कल्पना करने की क्षमता नहीं है, परिकल्पना करने की क्षमता नहीं है, यानी कि संज्ञान को मिलाकर आपका क्या है? एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है। क्या है? मानसिक प्रक्रिया है जिसकी सहायता से आप अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, जो भी आपकी ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, उनकी सहायता से ही आप क्या करते हो? हमारे पढ़ाए हुए ज्ञान को आप ग्रहण कर रहे हो, उसका स्टोरेज कर रहे हो, उसको आप विस्तार कर लोगे, उसको पुनर्लाभ कर लोगे। अगर ये चीजें नहीं होंगी तो आप कोई भी, मान लो आपने आंखों के द्वारा कोई चीज देखा, थोड़ी दूर बात गए, आप वो चीज को क्या हो गए? भूल गए, आपको याद ही नहीं रहेगा। आपने मान लो अगर और उसको ब्रॉड करना है और अपने उसको विस्तारित करना है ज्ञान को, ये नहीं है तो आप नहीं कर सकते। तो संज्ञान आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। संज्ञान एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसमें आपका तर्क, चिंतन, कल्पना, परिकल्पना, प्रत्यक्षण, समस्या समाधान योग्यताएं इत्यादि क्रियाएं सम्मिलित रहती हैं। तो ये एकदम से तो आती नहीं कि एकदम से इकट्ठा पैदा हो गई हो तुरंत। ये क्या होती है? जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता जाता है उसका संज्ञान बढ़ता जाता है। इसी को आधार मानकर एक हमारे स्विस मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। ठीक है, तो उनके बारे में आप थोड़ा सा लिख लीजिएगा, फिर आप आगे बढ़ते हैं। लिखिए। संज्ञान एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसमें संवेदन,
प्रत्यक्षण, प्रतिमा, धारणा, प्रत्यय स्मरण, समस्या समाधान, तर्कणा, चिंतन आदि क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। आदि क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। जिनकी सहायता से बालक संवेदी सूचनाओं को ग्रहण करके, जिनकी सहायता से संवेदी सूचनाओं को ग्रहण करके बालक उनका रूपांतरण, विस्तारण, संग्रहण, पुनर्लाभ विभिन्न परिस्थितियों की समस्याओं के समाधान में करता है। विभिन्न परिस्थितियों समस्याओं के समाधान में करता है। इन्हीं मानसिक प्रक्रियाओं के विकास के लिए जीन पियाजे ने, नाम को अंडरलाइन करिएगा, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्था का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। जिसे बुद्धि का मानसिक विकास का सिद्धांत, नाम डाला जाएगा। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, निर्माण एवं खोज का सिद्धांत, स्कीमा सिद्धांत आदि नामों से जाना जाता है। अब थोड़ा सा जीन पियाजे के बारे में आप लोग लिख लीजिएगा कि जीन पियाजे थे कौन या क्या था। तो इनका सबसे पहले आप क्या लीजिएगा, जन्म। कि इनका जन्म कहाँ हुआ है, तो सबसे पहले इनके जन्म के बारे में लिखिए। जन्म के बारे में इनका 9 अगस्त 1896 में हुआ था। स्थान है इनका न्यू चेस्ट नगर, ये जिनेवा के पास है, स्विट्जरलैंड का नाम सुना होगा, इसीलिए इनको स्विस मनोवैज्ञानिक के नाम से भी जाना जाता है। तो मोस्टली इनका जन्म स्थान दिया जाता है तो जिनेवा लिख के आता है, न्यू चेस्ट बहुत कम लिख के आता है, और मोस्टली इनका स्विट्जरलैंड लिख के आता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, स्विट्जरलैंड में हुआ था। तो इनका
जन्म 9 अगस्त 1896 को स्टानविचेस नगर जिनेवा में हुआ था। ठीक है, और इनकी अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें, इनकी अगर हम शैक्षिक योग्यता की बात करते हैं तो शैक्षिक योग्यता इन्होंने जूलॉजी सब्जेक्ट में, जूलॉजी में इन्होंने पीएचडी की थी और महज 22 वर्ष की अवस्था में, ये अवस्था समझ लो, आप समझ सकते हो ये कितने प्रखर वो होंगे कि इन्होंने 22 वर्ष की अवस्था में क्या किया था, पीएचडी जैसी कर डाली थी। आप कैलकुलेशन कर सकते हो कि ग्रेजुएशन वाला कितने वर्ष में करता है, फिर उसके बाद आप आज करते करते ग्रेजुएशन देखो लगभग 22 साल हो जाता है, और इन्होंने 22 वर्ष की अवस्था में क्या कर दिया था, पीएचडी कर ली थी। इन्होंने अल्फ्रेड बिने के निर्देशन में, अल्फ्रेड बिने जिन्होंने बुद्ध सिद्धांतों का उत्पादन किया है, वो अल्फ्रेड बिने के निर्देशन में, देखिएगा, अल्फ्रेड बिने के निर्देशन में फ्रेंच स्कूल के बच्चों का बुद्धि परीक्षण किया। फ्रेंच स्कूल के बच्चों का बुद्धि परीक्षण किया। विकासात्मक मनोविज्ञान के क्षेत्र में, विकासात्मक मनोविज्ञान के क्षेत्र में, विकासात्मक मनोविज्ञान के क्षेत्र में 400 से अधिक पुस्तकों व लेखों का प्रकाशन किया। अब इनकी मृत्यु के बारे में लिखिएगा। इनकी मृत्यु कब हुई है? इनकी मृत्यु है 16 सितंबर 1980। 16 सितंबर 1980 को इनकी मृत्यु हुई है। अब आगे चलते हैं। ठीक है, इनका ये संक्षिप्त जीवन परिचय था। इन्होंने जो अपना प्रयोग है वो 3 बालकों पर किया है, जिनमें से 2 पुत्री और 1 पुत्र पर किया था इन्होंने अपना प्रयोग। ठीक है, आगे चलते हैं। इन्होंने जो 4 अवस्था सिद्धांत दिया है, उस अवस्थाओं को इन्होंने एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित किया है। वो क्रम क्या है? सबसे पहले जो अवस्था आती है हमारी संवेदी गामक अवस्था आती है, संवेदी गामक अवस्था। अंग्रेजी में क्या होगा? सेंसरी मोटर स्टेज। क्या होगा? सेंसरी मोटर स्टेज, यानी सेंसरी मोटर स्टेज, जिसका टाइम ड्यूरेशन है 0 से 2 वर्ष, यानी जन्म से 2 वर्ष का ये इसमें समय। पहली अवस्था आपकी संवेदी गामक अवस्था के नाम से जानी जाती है। दूसरा है आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसका समय है 2 से 7 वर्ष। 2 से 7 वर्ष में जो आपकी अवस्था आती है वो अवस्था कौन सी होती है? पूर्व संक्रिया अवस्था। तीसरी इनकी अवस्था है, तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रिया अवस्था। मूर्त संक्रिया अवस्था यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ऑपरेशनल स्टेज। इसका जो टाइम है 7 से 11 वर्ष, 7 वर्ष से 11 वर्ष के बीच का इसका समय होता है। और जो चौथी अवस्था है, ये अवस्था आपकी कौन सी अवस्था कहलाती है? यानी औपचारिक संक्रिया अवस्था। औपचारिक
संक्रिया अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो 11 से अधिक वर्ष है। आपकी जो दूसरे नंबर की अवस्था है ये पुनः दो भागों में टूटती है। पुनः दो भाग कौन कौन से हैं? प्री कॉन्सेप्चुअल यानी पूर्व संप्रत्यात्मक काल या अवधि, यानी इसका जो समय है इसको प्री कॉन्सेप्चुअल पीरियड, स्पेलिंग देख लीजिएगा, हो सकता है स्पेलिंग गलत हो, ठीक है। तो इसका जो समय होता है कितना होता है? 2 से 4 वर्ष, 2 से 4 वर्ष है। और तीसरी है आपकी अंतः प्रज्ञा काल, अंतः प्रज्ञा काल। इसका जो समय है इसको क्या है? 4 से 7 वर्ष। इसका एक दूसरा नाम और है, इसको अंतर्दर्शीय भी अवस्था कहते हैं, यानी अंग्रेजी इसको इनिशिएटिव कहते हैं। इनिशिएटिव स्पेलिंग देख लीजिएगा आप लोग, पीरियड। तो जीन पियाजे ने अपनी संज्ञानात्मक अवस्था को यानी 4 भागों में डिवाइड किया है। पहला संवेदी गामक अवस्था, दूसरा मूल संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा मूल संक्रियात्मक अवस्था और चौथी है औपचारिक संक्रिया अवस्था। अब आप जानिए पहली अवस्था, संवेदी गामक अवस्था। सेंसरी मोटर स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज, इसका लिखिएगा पहले हेडिंग डालकर। संवेदी गामक अवस्था में जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष। क्षेत्र डालिए नेक्स्ट लाइन से, क्षेत्र एरिया, इसका एरिया क्या है? इंद्रिय अनुभव, इंद्रिय अनुभव अंडरलाइन रहेगा, इंद्रिय अनुभव। यानी कुल मिलाकर इस पर कहना है कि इस अवस्था पर बालक जो भी सीखेगा उसका क्षेत्र क्या होगा? इंद्रिय अनुभव होगा, यानी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ही बालक से वो करता है। तो इसमें ज्ञानेंद्रियों का किस तरह से विकास होता है, इसको 6 उप अवस्थाओं में डिवाइड किया गया है। कितनी अवस्थाओं में? 6 उप अवस्थाओं में डिवाइड किया गया है। तो 6 उप अवस्था लिखिए। पहली अवस्था डालिए प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था, ये रब कर रहे, ठीक है। तो सेंसरी मोटर स्टेज में जो हमारी पहली अवस्था बनी थी मोटर स्टेज, यानी कि संवेदनात्मक गामक अवस्था, संवेदी गामक अवस्था, जो आपने कितना कहा था? जन्म से 2। इसका आपने क्षेत्र क्या लिखा है? इंद्रिय अनुभव, इंद्रिय अनुभव, यानी कि ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को बालक मानेगा। अब इसकी 6 उप अवस्थाएं हैं। तो पहली अवस्था है हमारी कौन सी? प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था, प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था, जिसको रिफ्लेक्स एक्टिविटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स
एक्टिविटीज के नाम से जाना जाता है। तो रिफ्लेक्स एक्टिविटीज एक बार समझ लीजिएगा। तो रिफ्लेक्स एक्टिविटीज क्या होती है, जैसे पिन चुभो देने पर हाथ को हटा लेना, लाइट डालने पर क्या कहते हैं आंखें झपका लेना, कह देने पे डर जाना। तो ये ऐसी क्रियाएं होती हैं जिन पर प्राणी अपनी इच्छा से नहीं करता है, अचानक घटित होती है कि पिन चुभो देने पर हाथ हटा लेना, या खट्टी चीज खाने पर मुंह में पानी आ जाना, या प्रकाश डालने पर आंखें झपका लेना। तो इसी तरह से जब बालक जन्म से 30 दिन का होता है, जन्म से 30 दिन अर्थात 1 माह, अर्थात 1 माह का जब बालक होता है तब उसमें ये रिफ्लेक्स एक्टिविटीज होती हैं। कौन कौन सी होती हैं देखिएगा। जैसे बालक के अंदर देखने का होता है, देखने लगता है, सुनने लगता है, सुनने का उसके अंदर गुण बहुत पाया जाता है, देखने का प्रयास करता है, सुनने का करता है, छूने का करता है, देखना, देखने का, सुनने का, छूने का बहुत पूछा जाता है कि छूने के उसके अंदर पकड़ने का प्रयास करता है, किसी चीजों को पकड़ने का, कि वो क्रियान पकड़ने की कोशिश करता है। तो जब छोटा होता है आपने देखा होगा, या आपने और देखा होगा कौन सी क्रिया, चूसने की क्रिया को करता है, चूसने की क्रिया, चूसने की क्रिया, देखने, सुनने, छूने, पकड़ने और चूसने की क्रियाएं बालक इस अवस्था में करता है। और सबसे बड़ा इस पर जो बालक कार्य करता है, स्वतः सहज क्रियाएं करता है, स्वतः सहज क्रियाएं। पूछा गया है कि स्पॉन्टेनियस एक्टिविटीज कब बालक करता है, जिस पर प्राणी स्वतः यानी प्राणी का उस पर जोर नहीं होता है। तो वो क्रिया जैसे पलक झपका लेना, या प्रकाश पड़ने पर, या पिन चुभो देने पर हाथ हटा लेना, या पकड़, ये क्रियाएं वो बालक इस अवस्था में करने का प्रयास करता है। तो सबसे प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था जन्म से 30 दिन तक होती है। इनमें मेन पॉइंट था आपका स्वतः सहज क्रियाएं, छूने, पकड़ने और चूसने का। दूसरी अवस्था आती है आपकी, इसमें ये रब कर रहे हैं वृत्ति प्रक्रियाओं की अवस्था। प्रक्रियाओं की अवस्था यानी कि स्टेज ऑफ प्राइमरी सर्कुलर स्टेज, स्टेज ऑफ प्राइमरी सर्कुलर वृत्त लगा है, यानी वृत्त से समझिएगा। और प्रतिवर्त प्रक्रियाओं की लगी है, वृत्तीय प्रतिवर्त प्रक्रियाओं की अवस्था, स्टेज ऑफ प्राइमरी सर्कुलर। इसका जो समय है वो 1 माह से कब तक है, 4 माह तक। यानी 1 माह से जब 4 माह का बालक हो जाता है तब उसके अंदर ये क्रियाएं होती हैं। तो इस पर लिखिएगा, प्रतिवर्त क्रियाओं को दोहराता है, प्रतिवर्त क्रियाओं को दोहराता है, जिससे प्रतिवर्त क्रियाएं अधिक समन्वित हो जाती हैं, जिससे प्रतिवर्त क्रियाएं अधिक समन्वित हो जाती हैं, जिसे प्रधान व्यवहार कहा जाता है। नई क्रियाओं की पुनरावृत्ति करता है,
नई क्रियाओं की पुनरावृत्ति करता है। तो जैसे इसके पहली वाली अवस्था पढ़ा था, तो पहले वाले प्रतिवर्त क्रियाओं की लिखा था। अब यहाँ पर वृत्ति लगा है, यानी कि वृत्त माने क्या होता है, ये सर्किल है और उन क्रियाओं को प्रतिवर्त लगा तो उन क्रियाओं को बार बार क्या है, दोहराता है जो पहले, और जिस क्रिया को ज्यादा दोहराता है वही उसका क्या कहलाता है, प्रधान व्यवहार कहलाता है, मेन प्रधान व्यवहार कहलाता है। तो इस पर यानी कि क्रियाओं को बार बार दोहराने का प्रयत्न करता है। यानी प्रतिव्रत माने क्या होता है, व्रत एक गोले की तरह होता है और गोले में देखिए यानी कि वो जो पहले व्यवहार कर चुका है उन्हीं व्यवहारों को बार बार वो क्या करता है, दोहराने का प्रयास करता है, और जिस व्यवहार को ज्यादा दोहराता है वो व्यवहार क्या कहलाता है, उसका प्रधान व्यवहार के नाम से जाना जाता है। इसका समय कितना था, 1 माह से 4 माह तक। अब नेक्स्ट है तीसरा, गौड़ वृत्ति। अब प्राइमरी की जगह क्या लग जाएगा, सेकेंडरी। क्या हो जाएगा, सेकेंडरी। सेकेंडरी हो जाएगा, यानी कि आपका स्टेज ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन, सर्कुलर रिएक्शन। रिएक्शन, ठीक, सर्कुलर रिएक्शन के नाम से हो जाएगा। इसका जो समय है वो कितना है, 4 माह से कितना है, 8 माह। 4 माह से और 8 माह का जब बालक होता है तब ये अवस्था आती है, ठीक है, कौन सी, गौड़। गौड़ माने क्या होता है, सेकेंडरी, यानी कि द्वितीयक वृत्ति क्रियाओं की अवस्था। इस पर कुछ पॉइंट लिखिएगा। वस्तुओं के उलटने मैनिपुलेशन, डबल अंडरलाइन पूछा जा चुका है आपके। वस्तुओं के उलटने पलटने का गुण मैनिपुलेशन, अंग्रेजी लिख लीजिएगा, मैनिपुलेशन, यानी कि वस्तुओं को क्या करने लगता है, उलटने पलटने। आपने देखा होगा इस अवस्था में जो घर में बालक है तो लगभग घुटनों के बल घिसकने लगता है। वो क्या करता है, वस्तुओं को ऐसे ऐसे बर्तनों के पास चला जाता है, उसको पलटने का प्रयास करता है। तो इस अवस्था में बालक के अंदर कौन सा गुण होता है, वस्तुओं को उलटने पलटने का। दूसरा, छूने पर अधिक ध्यान, छूने पर अधिक ध्यान, छूने पर अधिक ध्यान, न कि प्रतिवर्त क्रियाओं पर, न कि प्रतिवर्त क्रियाओं पर। नेक्स्ट, ऐसी अनुक्रियाओं को दोहराता है, ऐसी अनुक्रियाओं को दोहराता है जो उसको सुनने में मनोरंजक लगती हैं। ऐसी अनुक्रियाओं को दोहराता है जो उसको सुनने में मनोरंजक लगती है। चौथा पॉइंट है, इच्छित दिशा में जाना चाहता है, इच्छित दिशा में जाना चाहता है, इच्छित दिशा में जाना चाहता है। तो देखा होगा जब इस अवस्था का बालक आप उसको कहीं पे बैठाते हो तो फिर अपने आप फिर बाहर निकल के चलने लगता है, घुटनों के बल चलता हुआ चला जाता है। जहाँ फिर खींच के लाते हो फिर बर्तनों के पास चला जाता है, या आटा आप मान रहे हो या कुछ जो भी कर रहे हो तो उस दिशा में जाना चाहता है। तो ये बालक जो 4 से 8 माह का है लगभग यानी कि चलकर चलने लगता है, तो ये अपनी इच्छित दिशा में जाना चाहता है। इस पर मेन पॉइंट क्या था, मैनिपुलेशन, यानी वस्तुओं को उलटने पलटने लगता है और इच्छित दिशा में जाने लगता है। नेक्स्ट है अब आपका चौथा,
चौथा है गौड़, इसकी मेटा, गौड़ इसकी मेटा की समन्वय की अवस्था इसका इंग्लिश वर्जन भी याद रखिएगा। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, स्टेज ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्कीमेटा, सेकेंडरी स्कीमेटा। इसका जो समय है 8 से 12 महीने का, 8 से 12 महीने का जब बालक हो जाता है तब आपकी ये अवस्था आती है गौड़ स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था। इस पर लिखिएगा, शिशु उद्देश्य तथा उसमें पहुंचने के साधन में, शिशु उद्देश्य तथा उसमें पहुंचने के साधन में अंतर करने लगता है। शिशु उद्देश्य तथा उसमें पहुंचने के साधन में अंतर करने लगता है। अंतर करने लगता है। आप लोगों ने देखा होगा कि अब बालक ये जानता है उसका उद्देश्य घर के बाहर जाना है। क्या है? घर के बाहर जाना है और क्या लाना है? कुरकुरे। मगर वो जानता है कि मैं किस साधन के जरिए जा सकता हूँ। तो बालक जब 1 साल का होता है, पता होता है कि आप ये ऐसे एक व्यक्ति हो जो उसको बाहर ले जा सकते हो, तो आपको रोने लगता है। तो वो अपने उद्देश्य में, क्या मेरा उद्देश्य है और क्या साधन है, इसके माध्यम से मैं जा सकता हूँ, उसमें वो अंतर करना सीख लेता है कि मैं किस माध्यम के जरिए यहाँ से बाहर निकल सकता हूँ। तो जब 8 से 12 महीने का बालक होता है तो अपने उद्देश्य और उसके साधन में अंतर करना सीख जाता है। नेक्स्ट है, विभिन्न क्रियाओं में समन्वय करता है। देखिएगा, विभिन्न क्रियाओं में समन्वय करता है। इस पर लिखिएगा, किसी खिलौनों को छिपा देने पर, किसी खिलौने को छिपा देने पर वस्तुओं को इधर उधर करते हुए खोज जारी रखता है। इधर उधर करते हुए खोज जारी रखता है। यानी कि इसके अंदर क्या है, किसी वस्तु को अगर आपने इसके खिलौनों को छुपा दिया है तो खोजने के लिए प्रयासरत रहता है। अभी इसकी वो वाली अवस्था नहीं आई है, वस्तु स्थायित्व वाली अवस्था भी नहीं आई है, वो आपके 18 महीने के बाद होगी। आपको अगर ऑप्शन आता है कि किसी बालक की वस्तुओं को छिपा दिया जाता है और उसके अंदर एक और इधर उधर खोज जारी रखता है, अगर वहां पर वस्तु स्थायित्व गुण दिया हो तो उसको ऑप्शन पर टिक करिएगा, ना कि इस अवस्था पर आइएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, अनुकरण करता है, डबल अंडरलाइन। नेक्स्ट पॉइंट, अनुकरण करता है। अनुकरण करता है। 10 मिनट हो गए। अब इसकी 5वीं अवस्था आती है, पहले वाले की ही वृत्तीय, तृतीय
वृत्तीय प्रक्रियाओं की अवस्था। की अवस्था वृत्तीय प्रक्रियाओं की प्रक्रिया लग गया, टटरी लग गया, सर्कुलर लग गया, रिएक्शन लग गया, ठीक है। तो ये जो है अब ये इसकी एज क्या है, 12 से 18 माह, 12 से 18 माह। ये अवस्था काफी इंपॉर्टेंट है आपकी, इस पे क्वेश्चन कई बार दिया है। पहला पॉइंट इसका, इस अवस्था में शिशु प्रश्न व त्रुटि विधि से, ट्रायल एंड एरर, डबल अंडरलाइन, प्रश्न व त्रुटि विधि से, प्रश्न व त्रुटि विधि किसकी है, थॉर्नडाइक की। तो क्वेश्चन पूछ देते हैं कि जीन पियाजे की कौन सी अवस्था में, जीन पियाजे की कौन सी अवस्था में यानी कि आपकी थॉर्नडाइक का सिद्धांत फॉलो होता है। तो आपका सबसे पहले संवेदी गामक है, संवेदी गामक के भी अंदर पूछ दिया जाए तो जब बालक 12 से 18 माह का होगा, यानी कि बालक इस पर प्रश्न और त्रुटि विधि से सीखता है। तो लिखिएगा, इस अवस्था में शिशु प्रश्न व त्रुटि विधि से वस्तुओं के गुणों को सीखने का प्रयास करता है। नेक्स्ट, शारीरिक क्रियाओं में रुचि कम हो जाती है। शारीरिक क्रियाओं में रुचि कम हो जाती है। नेक्स्ट, स्वयं वस्तुओं को लेकर प्रयोग करने लगता है। स्वयं वस्तुओं को लेकर प्रयोग करने लगता है। स्वयं को अंडरलाइन करिए और प्रयोग को अंडरलाइन करिए। स्वयं वस्तुओं को लेकर प्रयोग करने लगता है। नेक्स्ट, उत्सुकता प्रेरक अधिक प्रबल हो जाता है। क्यूरियोसिटी मोटिव अंडरलाइन, उत्सुकता प्रेरक अधिक प्रबल हो जाता है। नेक्स्ट, वस्तुओं को तोड़कर या गिराकर अध्ययन करने की प्रवृत्ति, डबल अंडरलाइन, वस्तुओं को तोड़कर या गिराकर अध्ययन करने की प्रवृत्ति। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, किस अवस्था में बालक वस्तुओं को तोड़कर या गिराकर अध्ययन करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। देखा होगा आप लोग, किसी अवस्था में बालक को घर में पीटना शुरू कर देते हो, मोबाइल तोड़ देता है या कुछ अन्य चीजें तोड़ देता है, वो वास्तव में तोड़ नहीं रहा होता है। बालक क्या होता है, नन्हा वैज्ञानिक होता है। जीन पियाजे इस बात को स्पष्ट कर चुका है। तो बालक क्या है, वस्तुओं को तोड़कर, यानी कि वो जानना चाहता है अमुक वस्तु क्या है। तो कई बार क्वेश्चन आया है कि वस्तुओं को तोड़कर गिराकर अध्ययन करने की प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है, 12 से 18 माह। अगर आपकी एज आ जाए तो कौन सी होगी, संवेदी गामक अवस्था, यानी कि इस अवस्था में बालक वस्तुओं को तोड़कर या गिराकर अध्ययन करने की उसके अंदर प्रवृत्ति पाई जाती है। नेक्स्ट है मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों की खोज अवस्था। नया है, ये नया पॉइंट था। आपके वो हो गए पांचों, ठीक है, 5 आपको। तो आपका ये छठा पॉइंट है 6, मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों की खोज अवस्था, नए साधनों की खोज अवस्था।
खोज अवस्था। ठीक है, ये कितना है आपकी 18 से 24 माह। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मानसिक संयोग द्वारा यानी कि उसके मेंटल में इस तरह की वो हो जाएगी कि नए साधनों की वो खोज कर सकता है, यानी वस्तु स्थायित्व का गुण इसी अवस्था में बालक के अंदर आता है। कई बार आपके अन्य किताबों में भी गलत ऑप्शन इंडिकेट किया है कि वस्तु स्थायित्व ऑब्जेक्ट परमानेंस को उन्होंने पूर्व संज्ञात्मक अवस्था में रख दिया है, जबकि आपका किस अवस्था में है, यानी कि मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था, यानी अर्थात संवेदी गामक अवस्था में रखा है, जिसकी एज 18 से 24 महीने की होती है। तो लिखिए इस पर, शिशु वस्तुओं के बारे में चिंतन करने लगता है, शिशु वस्तुओं के बारे में चिंतन करने लगता है, उन वस्तुओं के प्रति अनुक्रिया करना प्रारंभ करता है, उन वस्तुओं के प्रति अनुक्रिया करना प्रारंभ करता है जो सीधे दृष्टिगोचर नहीं होती। दृष्टिगोचर अंडरलाइन करिएगा, यानी कि सीधे जो ऑब्जर्वर नहीं है, ऑब्जर्वेबल नहीं है, यानी वो सीधे उनको देख नहीं सकता है। ठीक है, तो अंडरलाइन रहेगा, दृष्टिगोचर नहीं होती, यानी कि सीधे प्रत्यक्ष उनको एक तरह से नहीं देखा जा सकता है। आपने उनको छिपा दिया है या कहीं कुछ है तो उसके दिमाग में एक ऐसा ऑब्जेक्ट बन गया है और उनको क्या करता है, खोजने के लिए प्रयासरत रहता है। नेक्स्ट लिखिए, इस गुण को वस्तु स्थायित्व, बहुत इंपॉर्टेंट है, वस्तु स्थायित्व यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस, या ऑब्जेक्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी भी कह देते हैं कहीं कहीं। ठीक है, यानी सबसे इंपॉर्टेंट है इस अवस्था की मेन विशेषता थी, यानी वस्तु स्थायित्व, तो ऑब्जेक्ट परमानेंस कहते हैं, ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण कहते हैं। अब अगर हम इस अवस्था में रब कर रहे, अगर इस अवस्था में मेन अगर हम गुण देखना चाहें पूरे संवेदी गामक अवस्था में, जो सबसे मेन हमारा गुण निकल के आता है वो क्या था, यानी वस्तु स्थायित्व। वस्तु स्थायित्व ऑब्जेक्ट परमानेंस आपको मेन जो याद रखना है, जिसकी उम्र कितने वर्ष से थी, 18 से 24 माह की थी। दूसरा, अगर इसकी देखा जाए तो प्रश्न व त्रुटि विधि द्वारा सीखता है, नेक्स्ट विशेषता थी प्रश्न व त्रुटि विधि द्वारा। जब बालक कितने का होता है, 12 से 18 माह का होता है, और प्रश्न और त्रुटि विधि किसकी है, थॉर्नडाइक की विधि है। फिर इसके बाद यानी कि वस्तुओं को तोड़ कर सीखता है, तोड़ कर अध्ययन करने की अवस्था। अगर इसको भी हम देखते हैं तो 12 से 18 माह का होता है। नेक्स्ट है आपकी अनुकरण की अवस्था, पूछ दिया जाता है कि अनुकरण किस अवस्था में करता है, तो आपकी संवेदी गामक अवस्था में अनुकरण करता है। तो प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था पूछ दिया जाता है, प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था, स्वतः सहज अवस्था, तो ये हमारी मेन विशेषता थी। अगर देखा जाए तो आज हम यहाँ तक रखते हैं, कल फिर इसके आगे आपको पढ़ाते हैं।